सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम 25 अगस्त के जनसत्ता अखबार का छोटा सा विश्लेषण करेंगे और देखते हैं कौन सी खबरें हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट तैयारी के पर्पज़ से। पहले पेज पे हमको दिखता है यहाँ पे चंद्रयान को लेके खबर। चंद्रमा की सतह पर पहुँचे चंद्रयान-3 मिशन को के लैंडर मॉड्यूल से रोवर प्रज्ञान बाहर निकल आया। इस प्रक्रिया पर भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने भारत के चांद पर सैर की, ट्वीट करा था। लैंडर कौन सा है? विक्रम। रोवर कौन सा है? प्रज्ञान। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर। लैंडर है विक्रम और रोवर है प्रज्ञान। रोवर क्या होता है? जो एक रोबोट टाइप होता है जिसमें पहिए लगे होते हैं। यही होता है जिसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं, बहुत सारे सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं, कैमरेज लगे होते हैं जो फ़ोटो भेजता है, और यही चांद की सतह पर चलेगा। और जो दूर हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे मौजूद, थोड़ा सा हम पृथ्वी को पहले हरा भरा कर लें। जो दूर हमारी पृथ्वी मौजूद है, यहाँ पे जो भी डेटाज हैं इनको सेंड करेगा सैटेलाइट्स के माध्यम से या फिर ग्राउंड स्टेशंस जो होते हैं अर्थ में। ठीक है, तो इस रोवर का नाम जो वहाँ पे चलेगा, इसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, और ये लैंडर जिससे उतरा था नीचे, उसका नाम है विक्रम। ठीक है, विक्रम से उतरा है प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का कुल वजन 1752 किलोग्राम है, जिन्हें चंद्रमा के वातावरण के अध्ययन के उद्देश्य से एक चंद्र दिवस अवधि करीब 14 पृथ्वी दिवस तक संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब जो हमारी अर्थ पे 14 डेज होते हैं, वो मून का एक दिन है। इसरो के अधिकारियों ने इसके अगले चंद्र दिवस का काम करते रहने की संभावना से इनकार नहीं किया है। रोवर इस दौरान चांद की सतह पर घूमकर वह मौजूद रसायन का विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास वैज्ञानिक पेलोड है जो चांद की सतह पर प्रयोग करेंगे। रोवर अपने पेलोड MPXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा ताकि रासायनिक संरचना की जानकारी प्राप्त की जा सके और चंद्रमा की सतह के बारे में ज्ञान को और बढ़ाने के लिए खनिज संरचना का अनुमान लगाया जा सके। जैसे सूर्य अस्त होगा, हर तरफ गहरा अंधेरा होगा, तापमान 0 से 180 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा, तब प्रणालियों का काम करा पाना संभव नहीं होगा। और यदि यह आगे चालू रहता है तो हमें खुश होना चाहिए कि यह फिर से सक्रिय हो गया है और हम एक बार फिर से प्रणाली पर काम कर पाएंगे। हाँ, ये बेसिकली धूप से भी पावर लेता है अपनी, और जब रात में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो आपका सूरज होता नहीं है, तो ये वहाँ पे रेस्ट करता है अपना। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं। ये असल में क्या है ना, आर्टिकल 370 को लेके सुप्रीम कोर्ट में बार बार अर्जी लगाई जा रही हैं, तो CJI साहब ने क्लियर कर दिया है। अब आर्टिकल 370 में जो हुआ है वो हो चुका है, अब वो हट गया है तो हट गया है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आखिरकार उन्हें ये बताना होगा कि अनुच्छेद 370 के खंड 2 में मौजूद संविधान सभा शब्द को 5 अगस्त 2019 को विधानसभा शब्द से कैसे बदल दिया गया। अब ये जो CJI साहब इसमें कमेंट्री कर रहे हैं, फिर जो एक नया पॉइंट निकल के आ रहा है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको लेकर है। ठीक है, जो होना था वो तो हो गया, निरस्त तो हो चुका है, मगर निरस्त होने के बाद भी क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं संवैधानिक तौर पे, है ना। 370 को निरस्त करने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता इस बात पर जोर देते रहते हैं कि इस प्रावधान को निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल, जिसकी सहमति इस तरह का कदम उठाने से पहले आवश्यक थी, 1900
57 में पूर्ववर्ती राज्य का संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद समाप्त हो गया था। मतलब देखो अभी इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है। ये अभी जो पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ठीक है। दक्षिण भारतीय फिल्मों में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का तेलुगु फिल्म पुष्पा है। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने राष्ट्रीय पुरस्कार 21 के 11 सदस्यीय जूरी की अध्यक्षता की। केतन मेहता इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। बहुत सारी पिक्चरों को दिया गया इसमें। नियमों के अनुसार पात्र फिल्में 1 जनवरी 21 से फीचर फिल्म्स से 21 तक सत्यापित और प्रदर्शित की गई, ठीक है। आलिया भट्ट को मिला है और कृति सैनन को भी मिला है इसमें, ठीक है। इसकी प्रॉपर लिस्ट दे देंगे आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रयास है कि कम से कम समय में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों। ये बेसिकली इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स चलते हैं स्कैम वाले। ये पता क्या होता है, ये होता है कि गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली में ये होते हैं, ऑफिस होते हैं प्रॉपरली, और हाँ प्रॉपर ऑफिस होंगे। अगर आप कभी गलती चले जाओ इनके अंदर, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि कॉर्पोरेट ऑफिस चल रहा है प्रॉपर, ठीक है। जबकि हो क्या रहा है असल में, ये सब जो है ना, ये जो यूएसए है, यूएसए में हम जानते हैं आउटसोर्सिंग होती है, आउटसोर्सिंग। हुआ क्या, जैसे कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, जैसे कि हम पढ़ाते आपको बताते भी हैं कि आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि यूएस ने अपने बहुत सारे काम है वो इंडियंस के थ्रू कराता है, क्योंकि सस्ता पड़ता है, ठीक है, सस्ता पड़ता है। अब होने क्या लगा कि जो जो टेंडर्स देते थे इन कामों का इंडिया में, जो इंडिया में कंपनीज ये सब काम करने लेती थी, इन पे क्या हो रहा था, यूएस की कंपनीज का डेटा जो कि मिलता था, दिन भर जो ये काम करते हैं डे के टाइम पे, ये पूरा ऑथेंटिक भी होता है, इनके पास प्रॉपर लाइसेंस होता है। मगर होता क्या ना, अब ये लोग क्या करते हैं, डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं, स्कैम करते हैं। डेटा इन पर आ चुका होता है यूएस की, जैसे मान लो एक जैसे कंपनी है नॉर्टन, एंटीवायरस की है, तो यूएस में क्या होता है, ये लोग ख़रीदते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है नॉर्टन का, ठीक है। अब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, और ये सच है। अब मान लो यूएस में कोई बंदा है, उसका कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, या फिर इस नॉर्टन सॉफ्टवेयर में। तो इसने क्या करा, यूएस ने प्रॉपर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर कॉल करते ही कॉल डायरेक्ट होगी ही इंडिया, क्योंकि इसको आउटसोर्स करा हुआ है काम करने के लिए। अब क्या होता है कि ये लोग जो काम कहा गया ये करने की जगह अब उल्टा काम कर रहे हैं। ये फर्जी नंबरों के माध्यम से उन्हीं कस्टमर्स को कॉल करते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ जी आपका तो एक्सपायर हो गया। बोले हाँ जी हो गया, तो एक काम करिए मैं रिन्यू कराता हूँ आपका, मैं आपको एक वेबसाइट, एक पेज बता रहा हूँ, आप जाके इसमें लॉगिन करिए, अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा दीजिए और आपको ये रिन्यू हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। काम ये ओरिजिनल होना था असली वाला कंपनी का, मगर ये हो रहा है कौन सा गलत काम। इसमें क्या हो रहा था कि बहुत बड़े बड़े कॉल स्कैम सेंटर्स बन गए थे इंडिया में, ठीक है। अब यूएस में ऐसा नहीं कि इन लोगों को पता नहीं था, ये पता था। कई बार क्या हुआ, पुलिस की भी इसमें मिली भगत पता लगी है, क्योंकि जब जब इनपुट इंडिया भेजा गया यूएस से, और जब पुलिस ने रेड मारने के लिए एक्शन करा, और पता को ये जो कारोबार है इसमें अर्निंग कितनी है पर डे की बात करो अगर आप, तो 20,000 रुपये तो ये लोग 5 मिनट में कमा लेते हैं। ये लोग पर डे की खेलते हैं 14 लाख में, 14 से 20 लाख में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कई बार जब यूएस से इनपुट आया कि ऐसा हो रहा है, आप इन लोग को अरेस्ट करिए। अब देखो भले ही कंपनी ऐसी गलत कंपनियों से टेंडर अपने वापस ले लेती है, मगर डेटा तो इन पे आ जाता है ना सारा, कंप्यूटर्स में, हार्ड डिस्क में। तो कई बार कंप्लेंट करी गई, तो हुआ कि जब जब पुलिस रेड मारने गई ये पूरी पूरी जगह खाली हो गई, यहाँ पे कोई था ही नहीं। ये इसमें पुलिस की भी मिलीभगत देखी गई, मगर अभी वो मुद्दा नहीं है। हालांकि पुलिस ने अभी पिछले 2 महीने के अंदर अंदर ही बहुत बड़ी बड़ी रेड करी हैं, एक चंडीगढ़ में और एक आपका नोएडा में, ठीक है। फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भांडाफोड़ कर विदेशी नागरिकों से लाखों रुपए की ठगी करने में आरोप में
84 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त जोन प्रथम हरिश्चंद्र ने गुरुवार को बताया कि पकड़े गए लोग में 46 पुरुष और 38 महिलाएं। इन लोगों को से 20 लाख रुपए नकद और 150 कंप्यूटर, 13 मोबाइल फ़ोन, एक बड़ा सर्वर युक्त राउटर व एक क्रेटा गाड़ी बरामद की गई है। गिरोह के सरगना योगेश पुजारी व हर्षित चौधरी मौके से फरार हो गए। चंद्र ने बताया कि थाना फेस 1 पुलिस की बीती रात में 18 सेक्टर से 6 में हर्षित चौधरी व योगेश पुजारी द्वारा फर्जी कॉल सेंटर चला जाने की सूचना मिली। ठीक है, मतलब ये अब उसमें मैं नहीं जाऊँगा। आरोप है कि ये लोग एजेंट या कॉलर के माध्यम से विदेशी नागरिकों से वार्ता कर उन्हें किसी भी कारणवश कानूनी कार्रवाई किए जाने का झांसा देते हैं। इनके स्कैम करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो या तो ये बोलते हैं कि आपने जो भी सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, जिस भी डेटा इनका होता है, उसका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो रहा है और आप रिन्यू कराइए। बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे जिनको रिन्यू कराना ज़रूरी होता है। दूसरा क्या होता है, ये लोग बोलते हैं कि हम IRS से हैं, और ये IRS ये इंडिया वाला नहीं, IS IPS वाला। ये IRS जो है ये US का है। IRS ये वहाँ की संस्था है, इनकम टैक्स वाली। ये लोग डराते हैं कि हम IRS से बोल रहे हैं, आपका पिछले जो आपने टैक्स वगैरह फाइल करा उसमें गड़बड़ी वगैरह ये है, और अगर आप चाहते हो कि आपका रेट ना पड़े तो हमें आप इतने डॉलर्स दो। इनमें डेटा होता है IRS, ठीक है ना। ऐसे डराते हैं ये लोग। उनसे गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, जो गिफ्ट कार्ड ट्रेस नहीं कर सकते, क्रिप्टो करेंसी ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसे ये लोग स्कैम करते हैं। पूर्वोत्तर के लोगों को देते थे नौकरी। पकड़े गए 90% कर्मचारी पूर्वोत्तर के हैं। इनके अंग्रेजी में बात करने का तरीका काफ़ी हद तक अमेरिकी लोगों की तरह होता है। जी हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, अंग्रेजी बहुत रिफाइंड होती है, जिससे ये आसानी से सामने वाले की बातों में उलझाकर उनसे। अच्छा पता है, ये लोग जो कॉल करते हैं तो ये लोग कॉल कैसे करते हैं, ये जो बोलते क्या हैं, ये प्रॉपर अपने आप अपना नाम अलग बोलते हैं। जैसे ये बोल देंगे हेलो आई एम जिम स्मिथ, है ना, और पूरा आपको लगेगा कोई अंग्रेज बात कर रहा है। फिलहाल ये सब स्कैम सेंटर्स चल रहे हैं जो कि गलत है। यहाँ पे हमारा अगला आर्टिकल सफलता का अखाड़ा। ये कुछ खास नहीं है। भारतीय कुश्ती महासंघ के चलते एक बार फिर भारत को खेल की दुनिया में किरकिरी झेलनी पड़ रही है। संयुक्त विश्व कुश्ती यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता निलंबित कर दी है। इंटरनेशनली भाई हम लोग को तो निलंबित कर दिया। ऐसा उसने भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव न हो पाने की वजह से किया। इलेक्शन हो नहीं पा रहा है। हालांकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW ने करीब 3 महीने पहले ही पत्र लिखने का चेतावनी दी थी। इन लोगों ने नोटिस भेजा था कि भारतीय कुश्ती महासंघ 45 दिनों में भीतर अपने पदाधिकारियों का चुनाव कर ले, नहीं तो उससे सदस्य रद्द की जा सकती है। कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों का चुनाव कायदे से जून महीने में ही हो जाना चाहिए था, मगर कुछ अड़ंगेबाजियों और खेल मंत्रालय की शीतलता के चलते नहीं हो सका। मतलब सोचिए कितनी बेइज्जती वाली बात है। पढ़ लीजिए, कुछ आर्टिकल नहीं वाला। नीति की ज़मीन पर उतरने के लिए, नीति की ज़मीन पर उतरने का इंतज़ार। अब नई शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप यानी NCF की घोषणा भी कर दी गई, मगर 3 साल बाद भी नई शिक्षा नीति सभी राज्यों में लागू नहीं हो पाई है। इस मगर ठीक है, लागू नहीं हो पाई है। इसे लेकर राज्यों के अपने दृष्टिकोण हैं, मगर इस बात का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि नई शिक्षा नीति तत्कालीन परिस्थितियों में एक नई व्यवस्था का प्रारूप पेश करती है जो देश की ज़रूरत है। शिक्षा समाज का वह आईना है जिसे सूरत और सीरत दोनों की खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसी सिद्धांत को व्यापकता देते हुए 2020 में नई शिक्षा नीति बनी, जिसमें कई सकारात्मक उद्देश्य शामिल किए गए। इसका एक बड़ा उद्देश्य 2030 तक प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद से ही इसे लागू करने की प्रक्रिया देश भर में शुरू हो गई थी। इस क्रम में कर्नाटक देश का पहला राज्य है जहाँ नई शिक्षा नीति के लागू किया गया। कर्नाटक में करा गया था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे नई शिक्षा नीति में कई नए आयाम हैं। भाषा के स्तर पर इसमें उदारता और पाठ्यक्रम की दृष्टि से कहीं अधिक लोचशीलता है, ठीक है ना। चरणबद्ध प्रक्रिया में देखें तो अब भारत में शिक्षा की शुरुआत आधार स्तर से शुरू होगी, जिसमें पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में विद्यालय पूर्व की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद अगले 2 वर्ष यानी कक्षा 1 और 2 के लिए स्कूल जाएंगे, जो नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत होगा, है ना। बदल दिया है।
शिक्षा नीति के माध्यम से बहुत बदलाव करे गए हैं। स्विट्जरलैंड की शिक्षा नीति में अपने आप में एक अलग तरह की ज़िंदगी है। ये प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। यूरोप कई देश मसलन स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली समेत कई देश शिक्षा के मामले में काफ़ी ताकत बना चुके हैं। नीदरलैंड की शिक्षा को काफ़ी किफ़ायती माना जाता है। शिक्षा के साथ कई देशों में अंशकालिक नौकरी करने की भी छूट मिलती है। इसके अलावा भी कई सुविधाएं हैं। नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारों और योजनाओं की संभावना है, जिससे भावी पीढ़ी को लक्ष्य के अनुसार मानसिक और भौतिक रूप से तैयार किया जा सकता है। वैसे आज़ादी के बाद से शिक्षा को लेकर कई आयोग और समितियां गठन हुआ। स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा पद्धति में व्यापक परिवर्तन भी होते रहे। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा यह संदर्भ उजागर करती है कि 1954 की लॉर्ड मैकॉले की अंग्रेजी 1954 की जो आपकी लॉर्ड मैकॉले साहब ने अंग्रेजी में परिवर्तन लाए थे। शिक्षा का दौर आगे उस पैमाने पर नहीं रहेगा, है ना। हमारी भारत की अपनी शिक्षा नीति होगी, ठीक है। यहाँ पे आगे हम जानते हैं परीक्षा के पाठ्यक्रम। वही बात है, अभी जो परिवर्तन लाए जा रहे हैं बार बार, है ना। बोर्ड परीक्षा को लेकर खासकर, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी। जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं ये 2 बार होंगे, ताकि छात्रों को 2 बार मौका मिले ना। पूरा साल वेस्ट ही ना करे अपना, वो है ना। एक साल क्यों गैप करे, या कंपार्टमेंट में क्यों जबरदस्ती बैठे। परीक्षा का तनाव पिछले कुछ सालों में बच्चों को कुछ अधिक देखा जा रहा है। खासकर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बहुत सारे बच्चों का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। परीक्षा परिणामों के बाद तो और चिंताजनक स्थिति देखी जाती है। ऐसे में वर्षों से उपाय तलाश जा रहे थे कि किस तरह विद्यार्थियों में परीक्षा का तनाव कम किया जा सके। इसके मद्देनज़र पहले पाठ्यक्रम को बोझ कम किया गया, फिर प्रश्न पत्रों का व्यवहारिक और अपेक्षाकृत आसान बनाया गया, मगर फिर भी विद्यार्थियों पर बोर्ड परीक्षाओं का मनोवैज्ञानिक दबाव कम करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए नई शिक्षा नीति घोषित करने के साथ ही घोषणा कर दी गई कि बोर्ड की परीक्षाएं 2 चरण में आयोजित होंगी, और शिक्षा मंत्रालय ने इसकी रूपरेखा पेश कर दी है। 2 चरण में होंगी बोर्ड की परीक्षाएं, ठीक है ना। यह पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं है। जिंदगी की रेलगाड़ी, ये एक बहुत अच्छा दार्शनिक लेख है। अब इस चर्चा नहीं कर पाएंगे, समय अवधि कम है। ये जम्मू कश्मीर को लेके ही है कमेंट्री। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते कि जहाँ अन्य साधन को उचित ठहराता हो। साधन को साध्य के अनुरूप होना चाहिए। केंद्र की ओर से बहस शुरू करने वाले वेंकटरमणी ने कहा, जैसे कि आरोप लगाया गया है, प्रावधान को निरस्त करने में कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई है। वेंकटरमणी ने पीठ से कहा, उचित प्रक्रिया का पालन किया गया, कोई गलत काम नहीं हुआ और कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई। जैसे कि दूसरे पक्ष में आरोप लगाया, उनका तर्क त्रुटिपूर्ण और समझ से परे है। पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं। आर्टिकल 370 को लेकर आजकल एक मुद्दा बनाया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं मुद्दा बनाने का। कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में न्यायालय भी है। हर किसी को अधिकार है ये कार्य करने का। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।